Aromaticity means a certain compound has extraordinary stability. एरोमेटिक कंपाउंड सभी रेजोनेंस में होते हैं और रेजोनेंस के हिसाब से स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर कुछ कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी रेजोनेंस के बियॉन्ड जाती है, तो उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिसिटी हम पढ़ते हैं एज ए कंपटीशन स्टूडेंट दो कामों के लिए। एक, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है ये पहचानने के लिए, और दूसरा, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं ये पहचानने के लिए। एरोमेटिसिटी में जितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं उनमें स्टेबिलिटी बियॉन्ड रेजोनेंस है। अगर आपको रेजोनेंस इफेक्ट सही तरीके से आता है तो जो एरोमेटिसिटी पे जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एरोमेटिसिटी आर्टिकल में पढ़ने लायक चीज जो है वो एंटी एरोमेटिक करेक्टर है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मींस कंपाउंड्स हैविंग रेजोनेंस येट दे आर अनस्टेबल। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस है फिर भी वो अनस्टेबल है, उनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट ये मान लेते हैं रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी होगी ही, लेकिन रेजोनेंस होने के बावजूद अगर कोई कंपाउंड अनस्टेबल है तो हमारे लिए कंसर्न की चीज है, राइट। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या चीज चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। तो जिन कंपाउंड्स में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है उनको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, एरोमेटिसिटी में आएंगे ही नहीं। जिनमें प्लानैरिटी नहीं है, बेंडिंग पॉसिबल है, वो भी एरोमेटिसिटी में नहीं आएंगे। सेकंड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब पाई बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ, पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होने चाहिए। देन ओनली अ कंपाउंड इज सेड टू हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इस कॉन्जुगेशन में जितने पॉलीवेलेंट एटम हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के, सारे इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर पार्शियल कॉन्जुगेशन है तो एरोमेटिसिटी नहीं होगी। पार्शियल कॉन्जुगेशन का मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड आपने बनाया, उस साइक्लिक कंपाउंड में रेजोनेंस है लेकिन दो एटम ये इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये साइक्लिक हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, लेकिन सारे एटम अगर रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व हैं तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। 4n+2 में कैजुअल गोइंग स्टूडेंट n को स्ट्रक्चर से ढूंढ रहा होता है। 4n+2 हक्कल ने याद रखवाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है। 4n+2 में n का कोई रोल स्ट्रक्चर से नहीं है ना। 4n+2 सिर्फ याद रखने का तरीका है कि अगर n की वैल्यू 0 हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिन कंपाउंड्स में 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है वो सभी कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। हाँ जी, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कोई स्ट्रक्चर जो समझ ना आया हो? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, एसिडिक करेक्टर। सर श्रेया कुछ आप आप कह रहे थे? सर कुछ क्वेश्चंस थे जो जैसे फर्स्ट आपने कराया था हम्म। वहां तो वॉइस थी, उसके बाद वाले जो सेकंड टू स्ट्रक्चर्स थे वो करा दो। कौन से सेकंड टू थे ये बता, मेरे को याद नहीं है। सर उसमें एक स्क्वायर था अच्छा, मैं समझ गया बात और को। उसमें दो साइक्लोब्यूटाडाइन था बेसिकली, मैं अभी बना देता हूँ। और मेरे फिर पास ये साइक्लो में बनाता हूँ बेटा, उसके बाद आप बताना यही थे या कुछ और था ना। यस सर। ये कंपाउंड रहा होगा, यस सर। है ना। हमने कहा यहाँ पर रेजोनेंस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे रेजोनेंस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे रेजोनेंस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर 4 पाए हैं, सबको समझ में आता है। यहाँ पर 2 पाए हैं, सबको समझ में आता है। यहाँ पर 6 पाए हैं, ये कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है। 6 पाए नहीं दिखाई दे रहे, मुझे तो 2 ही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे। हमने कहा ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो बेशक ये नेगेटिवली चार्ज लिखा है, बट बेसिकली ये कंपाउंड जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। इसी तरह ये वाले जो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी रेजोनेंस में हैं, तो ये भी पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट है। इसलिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। श्रेया, समझ में आया आपको? सर एक बार एंटी एरोमेटिक वाला फिर से बता दो। बेटा, एंटी एरोमेटिसिटी का रूल कहता है कि पहले दोनों पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा। साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर 4n+2 में फॉल नहीं कर रहा। हाँ जी अक्षांश। सर तो मैंने पूछना था कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, सॉरी लोकलाइज्ड है, तो फिर उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में नहीं कंसीडर करेंगे? नहीं कर सकते, वो लोन पेयर इक्विवेलेंट होता है। ओके सर। नेगेटिव चार्ज जो लोकलाइज्ड है वो लोन पेयर इक्विवेलेंट है, और जो डीलोकलाइज्ड है वो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट है। इसीलिए जैसे जैसे जीओसी आगे चलती जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलती जाती है, तो कई बार बच्चे हाइब्रिडाइजेशन में या पाई इलेक्ट्रॉन गिनने में गलती कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब तक ये लोकलाइज है, लोन पेयर इक्विवेलेंट है, तब तक ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। हाँ जी अक्षांश, हो गया? यस सर। ओके, अनीशा आप कुछ पूछ रही थी बेटा। सर हमने एक एग्जाम्पल की थी, उसमें था डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, राइट। वो वाला क्वेश्चन। उसमें सर 2 कंपाउंड्स थे जो एंटी एरोमेटिक थे, हमें कैसे पता चलेगा कौन से ज़्यादा स्टेबल है? एक ट्रायंगल वाला था और राइट। एक ट्रोपाइलियम आयन जैसा दिखता है, मतलब ऊपर नेगेटिव है। एक ये एनायन था यस सर। और एक ये एनायन था, है ना? यस सर। अब बेटा यहाँ पर कभी भी कंपैरिजन आ जाए, इसका कंपैरिजन भी हो सकता है पेपर में, और इसका कंपैरिजन भी हो सकता है। ये दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक हैं, और ऊपर वाले दोनों ही कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं। ये भी एंटी है, ये भी एंटी है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो बेटा जिसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। तो साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल ड्यू टू हायर एंगल स्ट्रेन, राइट? अगर मेरे को एंटी एरोमेटिक में कंपैरिजन करना होगा तो भी यही होगा, एरोमेटिक में कंपैरिजन करना होगा तो भी यही रहेगा। हाँ जी श्रेया। सर इससे पहले एंटी एरोमेटिक वाले क्वेश्चंस में एक हेक्सागन और एक हेप्टागन वाले क्वेश्चंस थे, वो वाले बता दो। और सर हेप्टागन में आपने ईटा के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेट करके, वो वाला टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ऐसे हेप्टागन था और उसमें हमने एक न्यूट्रल लिया होगा, एक कैटायन लिया होगा, और एक एनायन लिया होगा, है ना? यस सर। तो इसमें हम एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की बात करें तो ये जो कार्बन है ये sp3 है, नॉन प्लेनर है, इसके पास स्पेस नहीं है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इट इज नॉन रेजोनेटिंग, सो इट इज नॉन एरोमेटिक। तो इसमें रेजोनेंस तो है, लेकिन सारे एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ सारे एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं,
पाई इलेक्ट्रॉन तो दोनों में बराबर हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो गया, राइट। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रोपाइलियम कैटायन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर एज वेल एज रेजोनेंस, राइट। श्रेया, अब इसमें क्या पूछना चाहोगी? एक तो लास्ट लाइन कैसे बताना प्रोपाइलियम कैटायन के बारे में? हमने कहा ट्रोपाइलियम कैटायन इज हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन as it has aromatic character and resonance. यस सर। और सर इसमें आपने मेटालो मेटालोसीन की बात की थी, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, वो पेंटागन में की होगी मेनली ना? यस सर। क्योंकि फेरोसिन पेंटावेलेंट आता है, ये कंपाउंड है, राइट। हमने कहा यहाँ पर दो तरह की रेजोनेंस है। एक रेजोनेंस है जिसमें ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला नहीं है। अगर मैंने ईटा रेज टू पावर 4 लिखा है और ईटा रेज टू पावर 5 लिखा है तो दोनों में डिफरेंस है। ईटा रेज टू पावर 4 में इसके सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और ईटा रेज टू पावर 5 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। यस सर। सर पर आपने इन्हीं जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी में ही बताए थे ईटा 7 करके, वो सर चलो वो तो सेम ही चीज आ जाएगी ना। अगर मैं इसी चीज को ऊपर ले जाता हूँ, अब पहले वाले कंपाउंड में 6 एटम रेजोनेंस में है तो ईटा 6 लिख दूंगा जिनके पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसमें मैंने ईटा 7 लिख दिया, इसमें मैं ईटा 7 भी लिख सकता हूँ, ईटा 2 भी लिख सकता हूँ, ईटा 5 भी लिख सकता हूँ, 6 भी लिख सकता हूँ, राइट। ईटा 7 लिखूंगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ईटा 2 लिखूंगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ईटा 6 लिखूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर मतलब जो डोनेट हो सकते हैं, मतलब जितने एटम्स रेजोनेंस में होंगे वो डोनेट कर सकते हैं। राइट राइट राइट, जितने एटम रेजोनेंस में हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सर जो सेकंड स्ट्रक्चर है, ऐसे तो उसमें आपने 7 लिखा है, तो उसमें नहीं हम ऐसे लिख सकते जैसे थर्ड वाले में लिखा है ईटा 2? लिख सकते। यस सर। है ना, वो तो एरोमेटिक है इसलिए ज्यादा ऑप्शन आती नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो सातों के सातों ही शेयरिंग में जाते हैं। कम शेयरिंग उन्हीं में होगी जो नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होते हैं, राइट। हाँ जी, एनी अदर थिंग अबाउट एरोमेटिसिटी? अक्षांश बोलिए। सर इसी में ये ईटा वाले में ही मेरा एक डाउट था। सर जैसे आपने इसके बाद एक कोऑर्डिनेशन नंबर का भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो पहले वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले में भी 6 हैं और तीसरे वाले में 8 हैं। सर अगर हम ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मतलब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। 3 होगा, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू। ओके। इसके बाद हम आए रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में है फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। जब हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आर रिएक्टिव स्पीशीज। सबसे पहली लाइन ये पता होनी चाहिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर रिएक्टिव स्पीशीज which are formed during reaction under a given reaction condition. Number 2, when we compare 2, 3, 4 different reaction intermediates, if a reaction intermediate has higher stability in comparison to reaction conditions, then only reactant will move forward. If reaction intermediate is less stable, then reactant will not move forward. But reaction intermediates are always unstable, reactive species. They naturally converted into product. Finally तो उन्हें प्रोडक्ट ही बनना है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा ही है।
हम इन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं। इसका मतलब ये आइसोलेट नहीं होते, ये रिएक्शन के दौरान बनते हैं। अब क्योंकि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेबिलिटी पर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एज्यूम कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ही क्यों। हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बोल रहे होते हैं, प्रोडक्ट के कंपैरिजन में नहीं बोल रहे होते। और रिएक्टेंट भी आइसोलेटेड नहीं पड़ा है, रिएक्टेंट प्लस अटैकिंग रिएजेंट प्लस रिएक्शन कंडीशन, ये तीनों ज्यादा रिएक्टिव हैं, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन को वो फॉरवर्ड ड्रैग कर रहा है। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्डली शिफ्ट होगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रिएक्शन की स्पीड को गवर्न करती है। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है उतना रिएक्शन फॉरवर्डली डायरेक्टेड है, राइट। कार्बन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, कार्बन आयन कंप्लीट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन yet it is not having positive charge, इसलिए हाईली रिएक्टिव हो जाता है। नाइट्रीन is the same condition to that of carbene, but now reaction intermediate atom is nitrogen. Benzene is a very short-lived reaction intermediate formed during reactions on aryl halides. तो कार्बन रेडिकल को स्टेबलाइज कौन करता है? स्टेबलाइज बाय प्लस आई एंड प्लस आर। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन करता है? प्लस आई एंड प्लस आर। कार्बन आयन को स्टेबलाइज कौन करता है? माइनस आई एंड माइनस आर। फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी यूज्ड but it has no significant effect. But in carbocation, hyperconjugation has stronger effect. So we can say that we have to use plus I, plus R and hyperconjugation. Carbon ion में inverse hyperconjugation has its own contribution. कार्बीन का मतलब होता है CH2 radical, biradical, CCl2 biradical. These compounds can be paramagnetic और diamagnetic. यहाँ पर हो सकता है ये ऐसे प्रेजेंट हो और हो सकता है ये ऐसे प्रेजेंट हो। नाइट्रीन का मतलब है नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रीन दो तरह के हैं, एसाइल नाइट्रीन और सिंपल एल्काइल नाइट्रीन। एसाइल नाइट्रीन अनस्टेबल होते हैं और वो अपने आप को खुद ही रीअरेंज कर लेते हैं, किसी और रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय रीअरेंजमेंट फॉर्मिंग आइसोसाइनेट। तो सिर्फ एसाइल नाइट्रीन बनाने की जरूरत पड़ती है, उसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेंजाइन एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, और ये एक ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन है जिसमें sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करती है। इसीलिए बेंजाइन इज मोर रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। तो जब भी आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटीज पे काम करें तो इंटरमीडिएट में ये सारे फीचर हमने चेक करने। हाँ जी बताइए, कुछ कंसेप्चुअली पूछना हो, ऑर्डर्स बाद में डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल में कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आई? कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। सर बेंजाइन नहीं समझ आ रहा। ओके, बेंजाइन समझ में तो आ रहा है, दिल मान नहीं रहा है समझने के लिए, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड आर नॉट फाउंड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेंजाइन एक ऐसी चीज है जिसे एक स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री एक तरफ है और बेंजाइन एक तरफ है। सारी केमिस्ट्री कह रही है
pi bond is not found in hybrid orbitals. लेकिन बेंजाइन कह रहा है pi bond is found by hybrid orbital. इसीलिए हमें यहाँ पर अलग से इसे पढ़ना पड़ता है ना. हमने कहा जब एराइल हैलाइड्स में रिएक्शन होता है, एराइल हैलाइड में हैलोजन आसानी से बॉन्ड तोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि उसमें रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है. लेकिन जब आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जिसका स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है, वो H को खींच के बाहर निकाल देता है और ये एनायन टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से क्लोराइड आयन को बाहर पुश कर देता है. तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है. अब एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन राइज होता है कि पाई बॉन्ड तो बहुत सारी जगह ड्यू टू रीअरेंजमेंट्स आता है, डिसोसिएशन आता है, फिर इस पाई बॉन्ड में और उस पाई बॉन्ड में क्या फर्क है? यहाँ बेटा एंगल स्ट्रेन है. अगर ये एटम हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके sp हो जाता तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता. साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत सारे एटम चाहिए, कम से कम 10 एटम चाहिए. बिना उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्काइन नहीं आ सकता. फिर हमने इसकी एरोमेटिसिटी चेक की, इसका रेजोनेंस एनर्जी पैरामीटर चेक किया और पाया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन अभी भी रेजोनेंस में है. इसका मीनिंग है कि ये कार्बन sp नहीं हुआ. अगर ये sp नहीं हुआ तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बना, तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना. फिर चेक किया गया कि ऐसा पॉसिबल है, तो देखा इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1/3 ऑफ ए सेकेंड. इसका मतलब है ये हाईली अनस्टेबल साइडवाइज ओवरलैप से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है. हाँ जी अनीशा. यस सर. है ना. तो बेसिकली पहले आपको खुद को ये समझाना है कि बेंजाइन इज एन एक्सेप्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड, when we observe its aromaticity remain undisturbed. That is only possible if carbon atoms will retain their hybridization. Now, what must be the nature of pi bond that is formed by hybrid orbitals, and its higher instability indicates, its short life indicate that this is an exceptional pi bond formed by hybrid orbitals. हाँ जी श्रेया, कुछ कह रहे थे आप? सर आप कह रहे थे कि हमने देखा कि sp नहीं हुआ, वो फिर से बता दो. बेटा हमने कहा अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो ग्रीन वाले मैंने बनाए हैं, अगर ये रेजोनेंस में है तो इसका मतलब ये कार्बन sp नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही sp होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन बदल जाएंगे. एज अ रिजल्ट रेजोनेंस अलाउड नहीं होगी, एरोमेटिसिटी अलाउड नहीं होगी. लेकिन बेंजाइन में एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड है. इसका मतलब है इसका जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है. राइट श्रेया? यस सर. है ना. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन होते हैं. रिएक्शन इंटरमीडिएट में टर्म्स तो पढ़ ली, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन आयन कार्बीन क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कैसे होंगे? मेरे पास चैट पे कुछ क्वेश्चन भेजे एक बच्चे ने, लेट वी वर्क ऑन दैट. ये तीनों का कंपैरिजन करना है फ्री रेडिकल का, कि कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है. ये रेडिकल का ऑर्डर आपकी लेक्चर में भी होगा. तो किसी बच्चे ने भेजा था कि उसे समझ में नहीं आया तो क्लास में डिस्कस हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूं. आप में से कौन समझा रहा है इसका ऑर्डर? सर कैन आई एक्सप्लेन? हाँ श्योर अनीशा. सर इन फर्स्ट केस the free radical it is resonance stabilized because of a benzyl free radical. Very good. And in the third case it is allyl free radical and it is again in resonance. Right. And in B part it is due to inductive effect. Very true. तो ऑर्डर क्या होना चाहिए?
So A is more stable than C is more stable than B. राइट. बी ए सी से ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं हुआ? बी में तो 9 रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं. सर क्योंकि रेजोनेंस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से. Very good. Resonance is stronger effect than hyperconjugation in case of carbon radical. Hyperconjugation is competitive to resonance only in carbocation. Because in carbocation, carbon with positive charge is much more unstable than hydrogen with positive charge. So resonance के साथ hyperconjugation compete कर पाता है. हाँ जी आंचल, कुछ पूछना है इसमें? नो सर, क्लियर है. राइट. नेक्स्ट इसका ऑर्डर बताइए. अक्षांश बताइए. सर इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या गया, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. राइट. प्लस आई इफेक्ट, तो ये इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है. राइट. सर जो सेकंड वाला है इसमें CH3 तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, लेकिन OCH3 माइनस आई इफेक्ट लगाएगा. ओके. तो इसमें ओवरऑल इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन OCH3 का माइनस आई इफेक्ट CH3 प्लस से ज्यादा डोमिनेटिंग है. राइट. सर फिर जो C वाला है इसमें सर इसमें रेजोनेंस तो नहीं सर, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा COCH3 का. राइट. लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट OCH3 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन. ओवरऑल ऑर्डर बोलो, क्या बोलोगे? सर ओवरऑल ऑर्डर होगा A is more stable than C, and C is more stable than B, and B is more stable than D. ओके. एनी अदर स्टूडेंट जिसको लग रहा हो अक्षांश ने कुछ गलती की है, कुछ देखा नहीं, हमारे हिसाब से ऑर्डर कुछ और होना चाहिए. सर सबसे स्टेबल बी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सी को दे देगा. ओके. और उसके बाद सी होगा, ऑप्शन सी, एंड देन ए देन डी. बी और सी में कैसे डिसाइड किया आपने? सर क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो राइट साइड वाला कार्बन है उसके ऊपर पाई बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा और नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर खींच लेगा. वेरी गुड. तो ये माइनस आर की तरह काम कर जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो अक्षांश, व्हाट यू हैड नॉट नोटिस्ड, इट वाज द लोन पेयर इन रेजोनेंस, है ना? जब ऑक्सीजन इमीडिएटली साथ होगा कार्बोकेटाइन के, तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, माइनस आई नहीं आएगा. अगर यहाँ बेटे यहाँ पे CH2 होता तो जो आप कह रहे थे वो सही होता, है ना? क्योंकि आपके पास तब माइनस आई इफेक्ट होता ऑक्सीजन का, क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में नहीं आ सकता था. इसलिए ऑर्डर B is greater than C is greater than A is greater than D. यही एक चैलेंज आता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि पोजीशन इंपॉर्टेंट है. I had said in the previous class also and in the video lecture I must have posed on alpha position. सबसे पहले आप चेक कीजिए अल्फा पोजीशन की नेचर क्या है ना? जैसे हम यहाँ पर बात करें, डी में अल्फा पोजीशन में पोलर पाई बॉन्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव पॉजिटिव. ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तो इनस्टेबिलिटी हायर ही होगी. हाँ जी अक्षांश बताइए. सर आ गया. ठीक है. तो हमारे पास ऑर्गेनिक में, इसीलिए मैं चाहता हूं क्लास में क्वेश्चंस पे काम हो, है ना? जब क्वेश्चंस पे काम होगा तो हम ऑर्गेनिक को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये भेजा गया था लेक्चर में, बताइए कौन बता रहा है? हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताओ, सबने सुना होना लेक्चर में से. हाँ जी अक्षांश बोलो. सर इसमें सिंपल आई इफेक्ट ही लगेगा सर, CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ओके.
और सर CF3 लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि जो फ्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और खींचेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही कारण है कि ये क्वेश्चन ना क्लास में आया है। बच्चे ने मुझे पूछा है कि सर इसका आंसर BADC क्यों है। हाँ जी अनीशा बताइए। सर क्योंकि CF3 पॉजिटिव में जो F है उसके पास लोन पेयर है, मतलब वो रेजोनेंस करेगा। और राइट जो CCl3 है वो राइट लीस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेजोनेंस से, इसलिए राइट वो कार्बन पॉजिटिव से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब कि लीस्ट स्टेबल कर देगा उसको। वेरी गुड। तो हमारे पास फ्लोरीन का 2p ओवरलैप बहुत स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसका इफेक्टिव ओवरलैप स्ट्रॉन्गर होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी CH3 से ज्यादा है। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेबिलिटी CF3 की CH3 से ज्यादा है क्योंकि CF3 में प्लस आर इफेक्ट है और CH3 में प्लस आई इफेक्ट है। क्लोरीन और ब्रोमीन का प्लस आर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, तो माइनस आई स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। क्लोरीन का डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ब्रोमीन से ज्यादा होता है, इसलिए CCl3 कैटायन इज लीस्ट स्टेबल कैटायन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का भी कोई कॉन्सेप्ट लग सकता है? बेटा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तब लगती है अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, है ना। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है और हेलोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर पहले भाग जाएगा। राइट, these were the important and good quality questions जिस किसी भी स्टूडेंट ने भेजे हैं। सो ट्राई कि आप सभी जो है इस चीज पर काम करें, है ना। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास में, असाइनमेंट से ही है, जो असाइनमेंट आपको आज आनी है ना, तो आप मुझे उसका आंसर दें। नोट कर लीजिए साथ साथ, क्योंकि आपके इसका लेक्चर का प्रेशर था इसलिए भेजी नहीं थी असाइनमेंट। आपको इन चारों को बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। We have to arrange these 4 bond length alpha, beta, gamma and delta in the order of increasing length or decreasing length. हाँ जी, आप में से किसी को कुछ लग रहा है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कोई नहीं है, भी क्लास में नहीं है, एक आधी तो वीडियो ऑन कर लिया करो यार। जब मैंने समझाया था, निशा ने कुछ दिन ऑन करनी शुरू की, उसने कहा देखिए कि कोई और करता ही नहीं, तो मैं भी नहीं कर दी, है नहीं निशा। सर कल से कर लूंगी। ठीक है ठीक है। ओ आज तो ध्रुव कपूर जी ने वीडियो ऑन किया, क्या बात है, गुड गुड टू सी यू। हाँ जी ध्रुव बोलिए। Sir, gamma is equal to delta, greater Okay. than alpha, greater than beta. Okay, reason? जो
गामा और डेल्टा है, वो तो मेरे ख्याल उसके अंदर आ जाएंगे, रेजोनेंस के अंदर। ओके, तो रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस के कारण जो होगी वो बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इनका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3/2। हाँ जी, इधर रेजोनेंस तो इधर भी हो सकती है। सर इधर का कुछ गैस मार लिया मैंने, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। ओके 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 बेटा, फॉर्मिक एसिड में अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर कंट्रीब्यूटर देन द चार्ज स्ट्रक्चर। इसलिए जो चार्ज वाली रेजोनेंस आ रही है, हम उसे बॉन्ड लेंथ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे, राइट? हम उसको बॉन्ड लेंथ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 है। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कौन सी है? अल्फा। उससे बड़ा कौन सा है? गामा और डेल्टा। और सबसे बड़ा कौन सा है? बीटा। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो फॉर्मिक एसिड का। हमने कहा फॉर्मिक एसिड में भी प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट के चलते आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हो। जब आपने रेजोनेंस बनाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो दूसरा स्ट्रक्चर आया वो चार्ज स्ट्रक्चर है। जब एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है और एक चार्ज स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर हैज हायर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो चार्ज स्ट्रक्चर की वजह से पोलैरिटीज जरूर क्रिएट होती हैं, पर बॉन्ड लेंथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। तो जैसे यहां पर फॉर्मेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आया, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मिक एसिड में 3/2 नहीं हो सकता। Arrange the following resonating structure in the order of decreasing stability. मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। ये आपकी शीट का 35th क्वेश्चन है। शीट आपके पास आज आ जाएगी। हाँ जी अक्षांश। सर फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। ओके सर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा क्यों कहा आपने? सर क्योंकि थर्ड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था सेकंड और फोर्थ से। सर बट सेकंड में ये है ना, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, बट थर्ड में देखें तो फिर कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। So order is 1, 2, 3 and 4. Akshansh was right. First structure is neutral, so it has higher contribution. Third and 4 are less stable than second because they have incomplete octet. थर्ड में कार्बन का और फोर्थ में ऑक्सीजन का, इसलिए थर्ड और फोर्थ जो हैं वो लेस स्टेबल हैं देन सेकंड। थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन करें तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस जो है
वो गवर्न कर रहे हैं हमारे पास ऑक्टेट की कंप्लीशन, राइट, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो मैं इसको लिखूंगा 1 is more than 2 is much more than 3 is much more than 4। थर्ड और फोर्थ की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रेजोनेंस में, रेजोनेंस हाइब्रिड में, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो अगर मेजर प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड ही गवर्न करती है, राइट। अगर हमारे पास अगर कहें किसकी बिल्कुल ना के बराबर लेनी है, वो फोर्थ है, क्योंकि फोर्थ इज नॉट पॉसिबल कि कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, राइट, कि कार्बन के पास नेगेटिव आ जाए और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ जाए। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है इसमें? सर हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा फोर्थ वाले में। वो तो है ही है, वो तो सेकंड में भी है ना, इसलिए हमें उससे टक्कर होगी ना, तो हमें पहले उसको समझाना पड़ेगा खुद को। सेकंड स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने अक्षांश से स्पेशली पूछा कि बेटा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तो सेकंड में भी अनस्टेबल था, तो आपने उसे थर्ड से आगे क्यों रखा? तो हमें सबसे पहले समझाना है खुद को, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए। वी कैन ओनली कंपेयर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो थर्ड और फोर्थ जो है उसमें ऑक्टेट एक का इनकम्प्लीट है, एक का कंप्लीट है। फर्स्ट और सेकंड में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फर्स्ट और सेकंड अलग हो गए, थर्ड और फोर्थ अलग हो गए। अब फर्स्ट और सेकंड में चार्जेस का होना और चार्जेस का ना होना गवर्न कर रहा है, और थर्ड और फोर्थ में चार्जेस का स्टेबल और चार्जेस का अनस्टेबल होना गवर्न कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन इज, मतलब एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43 इन योर असाइनमेंट। अंडरलाइन वाला प्रोटॉन चेक करना है और आपको एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है। हाँ जी, कोई ऑर्डर? एसिडिक कैरेक्टर, श्रेया, हाँ चल बना भाई, कोई ऑर्डर बना बच्चा। गलत बना चाहे सही बना, सारे सही थोड़ी ना बताते हैं। क्लास के लिए होती है, अपने सीखने के लिए होती है। चलिए ध्रुव आप बताइए। सर 3 is more acidic than 1 than 2. रीजन बता दीजिए।
माइनस, थर्ड में माइनस आर दोनों तरफ आ गए ना, ओके तो एच जल्दी बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड में कैसे कंपैरिजन किया? सेकंड में जो दूसरा वो है वो लोन पेयर की वजह से स्टेबलाइज कर देगा कार्बन को, अल्फा कार्बन। वेरी गुड। यहाँ पर इसका माइनस आर, यहाँ पर माइनस आर, यहाँ पे दो माइनस आर। जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। सो एनायन कैन बी स्टेबलाइज more easily from the ion can be stabilized more easily by using minus R effect. हम जब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की, यहाँ पर ये प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये इसके प्लस आर इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा। एज अ रिजल्ट इसकी रेजोनेंस करवाने की एबिलिटी कम हो जाएगी। एसिडिक कैरेक्टर देख रहा हूं इन कार्बन एटम्स का, तो मैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख रहा हूं। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन एसिडिक कैरेक्टर, दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। पर डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछ लिया, क्योंकि हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ तो इसीलिए रहे होते हैं। हम कह रहे हैं ये तीनों कंपाउंड सॉल्यूशन में हैं, ब्यूटेन 2-one, इथाइल एसीटेट एंड हेप्टेन 2,3,5 डाइओन। तो अगर मैं अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले H पॉजिटिव कौन रिलीज करेगा? सबसे पहले 3,5 डाइओन करेगा, फिर ब्यूटेन 2-one करेगा, और सबसे लास्ट में एस्टर करेगा। क्योंकि H पॉजिटिव जाने के बाद जो एनायन बच रहा है उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चेक करनी है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर।
हाँ जी, ऑर्डर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर अगर रेजोनेंस ज्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कम होंगे, तो वेरी ट्रू, कैरेक्टर कम होगा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतना बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल ही नहीं होगा। फिर सर ऑर्डर ये होना चाहिए 2, 1, 3 एंड 4। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना आपने। यस सर। अब रीजन बता दे, तेरे क्या लगा बेटा? सर फोर्थ वाले में तो रेजोनेंस में होगा। दोनों तरफ रेजोनेंस होगी, ठीक है। और सर फर्स्ट वाले में भी रेजोनेंस होगी, सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं है। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है विद प्लस साई इफेक्ट ऑन द अदर साइड, सेकंड वाले में सिर्फ प्लस साई इफेक्ट होगा, नो रेजोनेंस इफेक्ट, इसलिए उसकी जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। थर्ड वाले में भी रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस मेरे पास 3 में है, 1, 3 एंड 4, और जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो। तो पहला तो मैंने अरेंज कर दिया, सेकंड इज मोस्ट बेसिक, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस नहीं है, उसके पास उसका लोन पेयर अवेलेबल है। फिर हमने 1, 3 और 4 को कंपेयर किया। 4 इज लीस्ट बेसिक, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन में रेजोनेंस है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 एंड 3। 1 और 3 में 1 में प्लस साई इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि दूसरी तरफ एल्काइल चेन अटैच्ड है, इसलिए 1 का बेसिक कैरेक्टर थर्ड से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बताया श्रेया। सर मुझे 1 और 3 में थोड़ी कंफ्यूजन थी। अभी क्लियर है नहीं है? सर फिर से बता दो। बेटा हमने कहा रेजोनेंस तो 1 और 3 दोनों में है, दोनों में जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन यहां पर एडिशनली कुछ लगा नहीं है, यहां पर एडिशनली ये प्लस आई एल्काइल चेन लगी है, तो प्लस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। यस सर। राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आज आपको 2 शीट्स भेज दी हैं, तो सेकंड शीट का 17th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है? नोट कीजिए साथ साथ। सर क्या है इसमें? जुड़ा एक्स। एक्स कोई चीज जुड़ी होगी, कुछ नहीं सर पता क्या मतलब है। सर नहीं, डीएक्टिवेटिंग है एक्टिवेटिंग है, वो गिवन नहीं है। गिवन नहीं है। एक स्ट्रक्चर में कुछ गलती लग रही है मुझे, 5 पॉइंट कैसे आ सकते हैं?
सर सी होगा आंसर। रीजन? सर NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो सबसे दूर है कार्बोकेटायन से। ओके, देखो जब हम सी की बात करेंगे तो ये कार्बोकेटायन की रेजोनेंस होगी, ये कार्बोकेटायन यहाँ आ गया, ये रेजोनेंस होगी और कार्बोकेटायन उठकर यहाँ चला जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आएगा पर NO2 प्रेजेंट है। तो ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन सिमिलर वे से अनस्टेबल हो गए, क्योंकि ये उस कार्बन पे आ रहे हैं जिस पर NO2 प्रेजेंट है। यहाँ पर रेजोनेंस होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, यहाँ पर रेजोनेंस होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आया जिस पर NO2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल है। समझ आई बात? नहीं आई? हमने कहा यहां पर डी में रेजोनेंस नहीं है तो वहां तो स्टेबिलिटी कम ही है, बी और सी में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर सकती है, लेकिन बी में और सी में कार्बोकेटायन उस कार्बन पे आ रहा है जो NO2 से डायरेक्टली अटैच्ड है। NO2 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो कार्बोकेटायन को हाईली अनस्टेबल करेगा, बनने नहीं देगा। ए में कार्बोकेटायन उस कार्बन पे नहीं आ रहा जिस पर NO2 प्रेजेंट है, इसलिए रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। राइट? क्लियर है? नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। वन टू थ्री शायद अलग हैं बुक के, असाइनमेंट के मेरे अलग हैं, मैंने आगे पीछे बना दिया। हाँ जी अक्षांश। सर 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन बोलो सर। क्योंकि जो 2 है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में है, 2 पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ये एलाइल के साथ भी, विनाइल के साथ भी रेजोनेंस में, और ऑक्सीजन के साथ भी। इट इज एलाइलिक एज वेल एज अल्फा टू कार्बोनाइल। यस सर। दोनों और सर इसको रेजोनेंस करवा रहे हैं, बहुत अच्छे। उसके बाद 1 होगा स्टेबल। रीजन? सर क्योंकि 1 जो है वो ये डबल ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो भी सेल्फ स्टेबल है। ओके। और उसके थर्ड में? बाद जो सॉरी सर, थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में इसके साथ रेजोनेंस में है, विनाइल के साथ। तो विनाइल में भी रेजोनेंस तो है, 3 कार्बन एटम रेजोनेंस में आ गए। सर बट फिर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कार्बन पे आएगा, और अगर ऑक्सीजन और कार्बन पे कंपेयर करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड। So here stability order is 2 is greater than 1 is greater than 3. आंसर आपके असाइनमेंट में अलग हो सकता है क्योंकि मैंने बनाने में 2 1 3 उल्टे चीजें कर दिए थे। हमने कंसेप्ट को समझना है। सेकंड में जो एनायन है वो कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन पर है और विनाइल की भी अल्फा पोजीशन पर है। सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस ऑन बोथ द पाई बॉन्ड्स। फर्स्ट में उसकी रेजोनेंस सिर्फ कार्बोनाइल के साथ है, थर्ड में उसकी रेजोनेंस जो है वो CC डबल बॉन्ड के साथ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एनी डाउट?
दिस इज द वे वी कैन वर्क आउट ऑन इट। तो आप लोग जो है, हाँ जी बोलिए सर, एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो सर, आपने एक एग्जांपल कराई थी कार्बन आयन वाले टॉपिक में। एक मिनट अनिशा, ये क्लियर है सामने 23 सबको? अब पूछिए अनिशा, कार्बोकैटायन में क्या किया ना? सर, अरेंज करना है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में CH नेगेटिव, CF3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CF3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव एंड CBr3 नेगेटिव। राइट, इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बना दे। So 3 is greater than 4 is greater than 2 is greater than 1. सर, आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बताया था CCl3 की, तो मुझे समझ नहीं आया था। बेटा हमने कहा CCl3 नेगेटिव में, अभी जब कैटायन की बात की थी तो श्रेया ने एक बात पूछी थी कि क्या d ऑर्बिटल रेजोनेंस में होगी। मैंने कहा था एनायन में होती है, कैटायन में नहीं होती। तो यहाँ पर ये एनायन d ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस होने से ये एनायन जो होगा वो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हमने कहा जब पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाता है तो वो हाइब्रिडाइज में नहीं रहता। इट इज पी पाई डी पाई रेजोनेंस, कार्बन की p और क्लोरीन की d। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। सो पहले वाले दो में sp2 स्ट्रांगली अपरेंट नहीं आ रहा, थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। तो आपके थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, है ना? यहाँ d ऑर्बिटल रेजोनेंस में है। क्लोरीन और ब्रोमीन के पास d ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो CCl3 नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, CBr3 नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। CF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जिसके कारण वो एनायन को स्टेबलाइज कर सकता है। और हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल टाइप होता है, वीकेस्ट प्लस आई, वीकेस्ट माइनस आई। लेकिन फिर भी कंडीशन कहें तो प्लस आई ही कहेंगे, तो वो लेस स्टेबल ही होगा इन तीनों से। सर हाँ जी सर। सर, एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बता दीजिए। बेटा एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक में क्या होता है, आपने ये एक पाई बॉन्ड ले लिया और ये उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आप कमेंट करने लगे, और यहाँ एक ले लिया। यहाँ पर ये कार्बन sp2 है, यहाँ पर ये 2 कार्बन sp2 है। साइक्लोहेक्सेन में जो एंगल आता है वो 120 डिग्री का आता है, sp2 में जो एंगल आता है वो 120 का आता है। तो जब आपके पास 2 एटम sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा। दे प्रोवाइड नेचुरल स्टेबिलिटी टू साइक्लोहेक्सेन। सो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड हैज हायर स्टेबिलिटी। एंडोसाइक्लिक होता क्या है? एंडोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग के अंदर, एक्सोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक का बाहर की तरफ बॉन्ड बनना। एक्सोसाइक्लिक का मतलब है ये बाहर बॉन्ड बना रहा है, और एंडोसाइक्लिक का मतलब है ये अंदर बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, पाई बॉन्ड, यस सर। तो आपके जब वो अंदर की तरफ पाई बॉन्ड बनाएगा तो मोर देन 1 कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज एंड दे एक्वायर हायर स्टेबिलिटी। जहाँ पे पाई बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, जो आपने सर्कल किया है, वहां अंदर की तरफ वहां पे नहीं होगा 120? होगा बेटा, पर वो एक ही एटम पर हुआ ना, यहाँ सब पर हुआ, पर हुआ। ये बात समझ में, आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें अगर कार्बन sp3 है तो कार्बन sp3 के कारण 109.5 डिग्री, यस सर, 120 के यहाँ आ जाएगा। यस। यहाँ पर ये दोनों ही 120 हो जाएंगे। मैंने इनको टारगेट करके नहीं बनाया था बेटा, मैं तो वैसे ही रैंडमली बनाया था कि साइक्लोहेक्सेन में 120 आना चाहिए। यस सर, है ना? सर आपने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होती है रेजोनेंस से, क्योंकि उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर
तो सर उससे एनर्जी से क्या रिलेशन हुआ? जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी अपनी एनर्जी कम होगी। ओके सर। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी अपनी एनर्जी कम होगी और जो बॉन्ड वीकर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमने कहा जब रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा मांगेगा और पाई बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन जब पाई बॉन्ड अपने आप रेजोनेंस में होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, परसीव कर पाए। जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आप इस बॉन्ड को तोड़कर इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है। दिस इज अ पाई बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और पाई बॉन्ड बनाने में कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एज अ रिजल्ट एनर्जी फैक्टर इंक्रीज हो जा रहा है, एनर्जी मॉलिक्यूल में इंक्रीज हो जा रही है। लेकिन जब रेजोनेंस हो रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर एनर्जेटिक स्टेट एंड बॉन्डेड स्टेट इज मोर स्टेबल स्टेट। तो मोर एनर्जेटिक टू लेस एनर्जेटिक फॉर्म में आया। यहां पर इसने पहले से एनर्जी ज्यादा मांगी और बाद में रिलीज कम की, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा हो गई। और कार्बन आयन के केस में उसने एनर्जी पहले से थी, बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई। यस सर। राइट, और कुछ? एनी अदर कंसर्न? अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं।